So tell me something about yourself. Thank you so much, sir. My name is Arun Kumar Pal. I'm from Chandigarh. I have completed my degree in BCom. In my family, I have my father, my mother, and my elder sister. आपने बीकॉम की है। Yes, sir. जो बैंक के में मेरा डिपॉजिट है, ठीक है, मेरा 10 लाख रुपया एफडी में पड़ा है Yes. बैंक के, तो मेरा ये टेंजिबल एसेट्स है या इंटेंजिबल एसेट्स? सर ये आपके टेंजिबल एसेट्स हैं। फिक्स डिपॉजिट में 10 लाख पड़ा है। यस सर। हाँ, क्या कहेंगे इस आप कॉमर्स स्टूडेंट? सर ये टेंजिबल एसेट होगा बिकॉज ये इस समय बैंक का एसेट है। मेरा आई बीइंग कस्टमर, सर आपका भी ये टेंजिबल एसेट, बीइंग अ कस्टमर, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है सर। टेंजिबल या इंटेंजिबल? सर इंटेंजिबल। ओके, क्या फर्क है दोनों में? सर टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम बेसिकली जिनसे प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं, लाइक हमारी प्लांट्स होगी, हमारी मशीनरीज होगी, जिनसे हमें ऑपरेशन से हमें प्रॉफिट मिलता है। जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। Yes. तो मेरा कैश पड़ा है जेब में, वो क्या है? इंटेंजिबल है, बट इंटेंजिबल एक इमूवेबल फॉर्म में आ जाता है, लाइक हमारी कॉपीराइट्स हो गए, हमारे पेटेंट्स हो गए हैं। मेरे पास कैश जो है वो इंटेंजिबल है टेंजिबल? सर वो इंटेंजिबल होगा। इंटेंजिबल है? यस सर। पक्का? यस। मेरे पास जेब में पड़ा है 20 लाख रुपए। फिजिकल इनके पास है? फिजिकल अगर आपके जेब में पड़ा है वो उस टाइम पे टेंजिबल एसेट्स क्या बोल रहे हैं? है। कैश? कैश अगर आपका एफडी के रूप में अगर आप बैंक में पड़ा है। कैश एफडी होता है? नो सर, हम डिपॉजिट कराते हैं उस एफडी की फॉर्म वो में। डिपॉजिट है ना? यस सर। तो एफडी क्या है, इंटेंजिबल या टेंजिबल? सर टेंजिबल है। चलिए, अच्छा, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट तो आता है लायबिलिटी की साइड पे। यस। क्यों? वो एसेट होना चाहिए। मेरा बिजनेस है, मेरे को 10 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, तो ये तो मेरे एसेट हो गए, मैं कहीं मर्जी यूज करूं, कहीं भी करूं। सर ये प्रॉफिट तो होता है, बट ये हम एक तरह से हमारी लायबिलिटी भी आ जाती है, क्योंकि हम इसी प्रॉफिट में से हमें जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें हमें डिविडेंड भी देना होता है। तो एक तरह से ये हमारी इनकम भी है, बट ऑन द अदर हैंड हमारी ये लायबिलिटी भी है, इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज में शो करते हैं। आपने कॉमर्स की है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती बट सर मुझे इसका है? नहीं, ये तो पता होना चाहिए। बट गिव यू द टाइम। नो सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। एक इंडिविजुअल की बात कर, आप पहले बैंक में ना कंफ्यूज हो। एक इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, काम करता हूँ, तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? इन माय ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, बता, कोई बात नहीं, कोशिश कर। डिस्पोजल इनकम वो इनकम्स होती है जो इजीली हम डे टू डे एक्सपेंडिचर में यूज करते हैं, जो डिस्पोज के रूप में होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सामान परचेज किया, गिव एंड टेक हुआ, मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, मैंने सर्विस कोई एक्यूब करी है, उसके बिहाफ पे मैंने कोई पेमेंट करी है, उसको मैं डिस्पोजल इनकम कंसिडर। ग्रॉस इनकम, नेट इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में क्या फर्क? सर जी ग्रॉस इनकम होती है वो बैंक की सबसे पहली इनकम होती है। इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। अ, जो ग्रॉस इनकम सर बेसिकली होती है वो एक बीइंग अ पर्सन, इसकी एक टोटल इनकम होती है। उसके अंदर से वो अपने सारे जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिडक्ट करता है। उसके बाद अगर वो एक इनकम टैक्स पेयर है वो अपनी टैक्स माइनस करेगा, उसके बाद वो नेट इनकम में आ जाता ग्रॉस इनकम में सारे खर्चे माइनस नहीं होते? है। सर होते हैं। तो फिर आपने बोला इसके बाद वो माइनस करेगा। सर पहले ग्रॉस इनकम में आपकी सारे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और उसमें ग्रॉस इनकम को तब निकालते हैं जब एक्सपेंसेस सारे माइनस हो जाते कंफ्यूज सर। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम। आपने कॉमर्स किया, ठीक है ना, आप बैंकर शुरू से बनना चाहते थे? यस सर, मैं ये नहीं कहूंगा मैं शुरू से बैंकर बनना चाहता था, बट बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मेरा फाइनेंस और बिजनेस की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था। ड्यूरिंग द कोविड मैंने जॉब भी की थी इन एचडीएफसी बैंक। वहाँ पे मैंने कस्टमर से इंटरेक्ट किया, उनके साथ रिलेशन बिल्ड किए। सो मैंने रियलाइज किया कि आई एम बीइंग कैपेबल, कि मैं जब किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो वहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर पाऊंगा प्रॉपरली।
जो बैंक के गोल्स होंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होंगे उसको फुली यूटिलाइज कर पाऊंगा। गोल्स को यूटिलाइज कर पाएंगे या गोल के अनुसार काम करेंगे? तो सर गोल्स के अनुसार मैं काम करूंगा, तो जो मुझे गोल्स दिए जाएंगे उसके अनुसार मैं काम करूंगा। क्या आपने एचडीएफसी में क्या काम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर एचडीएफसी में एज मैं ऑफ रोल जॉब में था। वहाँ पे मेरा जो प्रोसेस था, आई एम रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। मेरा जो जॉब प्रोफाइल थी वो मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट था। मैं करंट अकाउंट एंड जो पीओएस मशीन होती है मैं उसमें डील करता था। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन से और एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में डील करते ये सर। हैं। तो ये तो हाई नेटवर्थ इनकम या कंपनीज के साथ डील करते होंगे आप? सर बिजनेसेस। ये सर जो मर्चेंट्स जो होते थे, शॉप ओनर या ऑर्गेनाइजेशंस, हम उनके साथ डील करते तो आप जाते थे उनके जो थे। यस सर, मैं उनके जो बिजनेस प्लेसेस होते थे हम वहाँ पे विजिट करते थे सर। तो उनसे अपनी इंटरेक्ट। मशीन आप देते थे यस सर। पीओएस की मशीन? यस सर। अगर उनका अकाउंट नहीं है तो आप पीओएस दे सकते हैं? नो सर, इन द एचडीएफसी बैंक हमारे में विदाउट करंट अकाउंट हम किसी भी कस्टमर मर्चेंट्स पहले को। सबसे पहले करंट अकाउंट खोलते थे आप, यस सर। और यस फिर पीओएस मशीन उसमें लगाते हैं? यस सर। क्या चार्जेस होते हैं पीओएस मशीन के मंथली, क्या करते थे आप? सर पीओएस मशीन डिफरेंट डिफरेंट मशीन आती थी। एक जीपीआरएस मशीन होती है, एक मिनी मशीन होती है, मिनी पीओएस जिसे कहते हैं, एक एंड्रॉइड मशीन होती थी। तीनों मशीन हमारे पास बेसिकली थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते थे। जीपीआरएस के फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा ठीक है, जीपीआरएस होगी, एक मिनी हूँ। पीओएस, मिनी पीओएस मशीन होती है और एक एंड्रॉइड मशीन होती एंड्रॉइड बेस्ड। है। यस सर। तो इसमें इसमें इतनी तरह की मशीनें लगाने का क्या बेनिफिट है? सर देखिए, ये तीनों मशीन जो तीनों प्रोडक्ट्स होते थे ये डिपेंडिंग अपॉन मर्चेंट्स होते थे। जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ एमएसएमई मर्चेंट्स भी हैं, कुछ उनसे एमएसएमई भी एक माइक्रो एंटरप्राइजेस आती है, एक स्मॉल एंटरप्राइजेस आती है, एक मीडियम में आती है। सो इन तीनों मर्चेंट्स के लिए उनकी डिमांड्स अलग अलग होती थी। कई मर्चेंट्स होते हैं जो प्रॉपर एक एंड्रॉइड मशीन एक्विप करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पेट्रोल पंप्स आ गए हैं। कुछ ऐसे स्मॉल मर्चेंट्स होते हैं जिनको आज ज्यादा अवेयर नहीं होते थे एंड्रॉइड मशीन्स के लिए, तो उनको हम जो है मिनी पोज मशीन प्रोवाइड करते ठीक है, आजकल पॉइंट ऑफ सेल से अच्छा यूपीआई ज्यादा चल रहा है। थे। यस सर। क्या है यूपीआई? सर यूपीआई इज बेसिकली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो एक क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। इसके अंदर हम बेसिकली या इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम, जिसके अंदर हम जो कस्टमर्स का अकाउंट डिटेल्स के बिना भी ऑप्शंस आते हैं, हम उनके डायरेक्ट यूपीआई आईडी के थ्रू हम उनको पेमेंट भेज सकते हैं। यूपीआई आईडी कैसे होता है? सर इट्स अ बेसिकली वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जैसे कि आपका एक बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड होता है, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट यूपीआई जो कंपनीज होती है, वहाँ पे जाके पीपीआई इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पे आप जाके अपनी यूपीआई आईडी जनरेट कर सकते हैं विद योर केवाईसी। तो इट इज जनरली योर मोबाइल नंबर बोल सकते हैं? सर पहले अकॉर्डिंग टू एनपीसीआई एंड आरबीआई हमारा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो यूपीआई आईडी होता था, वो एक नंबर एंड अदर थिंग जो एट द रेट यस बैंक एंड आईसीसी बैंक डॉट कॉम करके होता था। बट नाउ न्यू गाइडलाइन जो आरबीआई की है उसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपका यूपीआई आईडी हो सकता मोबाइल नंबर भी है हमारा है। यस। ठीक है। तो एक यूपीआई लाइट भी कुछ है, यस सर। वो क्या है? बेसिकली ये एनपीसीआई जो अम्ब्रेला है पेमेंट सिस्टम का, उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया था यूपीआई आईडी। देखा यूपीआई लाइट लॉन्च किया था। देखा गया था कि इंडिया में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लास्ट उन्होंने 2022 में सर्वे हुआ था, इसमें पाया गया था कि जो 54% जो ट्रांजेक्शन्स हुई थी इंडिया में वो बिलो 200 हुई थी। तो उस समय एनपीसीआई ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया था यूपीआई लाइट, जिसके अंदर आप जो पेमेंट्स हैं वो बिलो 220 कर सकते हैं। बट 2023 के अंदर न्यू गाइडलाइंस आई थी, जिसके अंदर एनपीसीआई ने इसकी जो लिमिट्स है उसको इंक्रीज करके 500 कर दी। आपका जो गैप है बहुत ज्यादा है, 2018 से आप 2024 आ गया, 6 साल हो गए। यस सर। तो इसमें से जॉब कितने इयर्स है और सर मैंने 2020 में अक्टूबर में जॉब ज्वाइन की थी एंड 2022 में मैंने क्विट किया। तो 1.5 साल की आपकी जॉब? 1 ईयर 9 मंथ्स। 1 ईयर 9? यस ओके। और उसके पहले और उसके बाद ऐसे? सर, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने कुछ मंथ सर मैंने जैसे कि मैंने बताया आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल्स, सो इस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए मैंने एज ए कॉल सेंटर भी जॉब किया था।
यस तो वो आपने मेंशन नहीं किया। सर, वो एक्सपीरियंस उतना प्रॉपर नहीं था, वो 1 ईयर का नहीं था, इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं किया। तो आपने जॉब करी, लोगों से इंटरेक्ट किया, यस उस टाइम पे आपका बैंकिंग में जाने का वो नहीं था अपना, नो सर, मेरा बैंकिंग में जाने का था सर। और 2022 से फिर आपने बैंक किया। फिर मैंने सर फुल प्रिपरेशन स्टार्ट कोई और एग्जाम दिए थे, किया। फिलहाल नहीं सर। यूपीएस वगैरह कोई और दिए? सर आईबीएस पीओ मेंस मैंने दिया है, बट उसका भी रिजल्ट मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। थैंक सो मच सर। एक आप कोई पूछना चाहते हैं बात? यस सर। सर, जो मेरी मेन कंसर्न है फर्स्ट के जो मेरे कॉमर्स से और मेरे बीकॉम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, मेरा उसमें थोड़ा अभी वीक हूँ मैं। सो कोई वीक नहीं है, पहले ये अपना ये दिमाग से निकाल दें। कई दफा आप बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम वो है जब मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, टैक्स काट दिए जो मेरे को सैलरी से, वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल रहो। जो मेरा कॉमर्स का खर्चा करने के लिए पैसा है। कॉमर्स का सिस्टम ये है। अब बेटा इंटेलिजेंट हो, कुछ नहीं है, आपने पता क्या सोच रहे हैं डिस्पोजल को बहुत बड़ी डेफिनेशन मार से, वो नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे को 100 रुपए मिला, 20 रुपए टैक्स काट लिया, 80 रुपए मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, उसमें मैं कंजम्पशन का खर्चा कर दिया, आगे वो सेविंग पे भी जा सकता है क्योंकि आप कॉमर्स के हैं ना। वो कहेगा, आप कहेंगे सर जी मेरे को 100 रुपया थी, 20 काट दिए, 80 डिस्पोजेबल, उसमें मेरी 80 में से मेरे 50 रुपीज कंजम्पशन, जो भी कपड़ा जो भी लिया, 30 रुपए मेरी सेविंग है। ओके। नेट इनकम और डिस्पोजेबल में क्या होता है? कैसे? नेट इनकम डिस्पोजेबल में नेट इनकम एक ही बात है, एक ही बात। सेम ही चीज है। नेट इनकम वो पता है क्या बेटा, वो तो अकाउंट फाइनेंशियल जो इंटरव्यू लेने वाले की साइकोलॉजी, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है, मतलब बच्चा ये सोचता है भी कोई बड़ा डेफिनेशन दूं इसकी, ये इसे पता था। आपने बताया भी तो था। आपको मालूम था, ये इतनी छोटी सी बात है ये इसमें। सर वो क्योंकि थोड़ा गैप आ गया था बीच में। ग्रॉस इनकम माइनस टैक्सेस हाँ, इज इक्वल सर टू वो चीजें ब्रशअप थोड़ी। कोई वो जो आपसे पूछे ना सिंपल क्वेश्चन होगा, जी। आप ही डर जाएंगे, आप बड़े बड़े डेफिनेशनों में पड़ गए। बीइंग अ फर्स्ट इंटरव्यू सर, थोड़े से वो नर्वसनेस। कोई बात, सर फेस एक्सप्रेशन ठीक है। थोड़ा सा घबराए हुए हो, घबराएंगे। सेकंड टाइम करोगे ना ठीक हो जाओगे। ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं, आपको मालूम है सारा कुछ पड़ा हुआ है, गैप की कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। जो हमारी क्वालिफिकेशन कब भूल सकते हैं, ठीक है ना। हम अपने इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि सर आपने क्वालिफिकेशन में आप ज्यादातर चीजें ना अपनी एचडीएफसी की बैंक की बोल रहे हैं ना, कि मैंने सर पहले बीकॉम किया, उसके बाद मैंने जॉब भी करी है। आपने जॉब के बारे में तो बताया नहीं हमारे अपनी इंट्रोडक्शन में। तो आपने बीकॉम ही बताया, तो हमने बीकॉम से पूछ लिया। अगर आप बीकॉम को कम हाईलाइट करते हो और जॉब को ज्यादा हाईलाइट करते हो तो जॉब के बारे में पूछते हो, जॉब के बारे में पता है आप आपको। उसे रास्ता दिखा रहे हैं ना इंटरव्यू वालों को। ये हम एक्चुअल जो भी इंटरव्यू कर रहे हैं रियल सिचुएशन लाइक कर रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही आएंगे आपको। जितने बच्चे यहाँ इंटरव्यू करके हैं वो सिलेक्ट होने की वजह ये है भी एक्चुअली है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन में ये बताएं कि सर मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और उससे पहले मैंने सिर्फ बीकॉम की है, बीकॉम के बाद मैंने 2 साल जॉब की है। इसको स्ट्रेस करो ना। सर आई हैव वर्क फॉर 1 year 9 months विद एचडीएफसी बैंक, और मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर, मेरा कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, और मेरा जो एस्टेब्लिशमेंट जो मैं मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट में काम करता था मैं, उसी के बारे में क्वेश्चन अब आएंगे। क्या करते थे, कैसे हैंडल करते थे, रोज में कितना कैश आता था, क्या करते थे, करंट अकाउंट कितने खोलते थे, कितना टारगेट होता था, कितना अचीव करते थे, कैसे, कमी नहीं है आप में कोई, क्या होता है। आप सिलेक्ट हो सकते हैं। आज के क्वेश्चन फ्रॉम बीकॉम देखो, बीकॉम आपको 6 साल हो गए, आप नहीं याद होगी आपको बीकॉम। सर मेरा मेन ठीक है, कंसर्न वही तो था। अब आपको जो मेन क्वेश्चन, अगर आप चाहते हो कि मेरे जॉब में से आए, तो जॉब के बारे में हाईलाइट करके बताओ उनको। लेकिन आप ना सब्जेक्ट के द्वारा सभी आप बच्चे, एक चीज मेरी एडवाइस है कि आप ना सारे जो आपने कर रखा है क्वालिफिकेशन का, उस पर दोबारा नहीं लिखे जाए। तो सर ये क्वेश्चन था, जैसे 6 सेमेस्टर्स होते हैं, सो 6 सेमेस्टर्स को हमें ओवर ऊपर से, और अगर इस इंट्रोडक्शन में अगर मैं अपना जॉब का, मैं फेवरेट सब्जेक्ट को जरूर देख के जाना, आप जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स, बिजनेस रहा था बेसिकली। अच्छा, वो पूछ रहा है प्रॉफिट लायबिलिटी टुवर्ड्स जो स्टेक होल्डर्स है। यस। बस
जब बिजनेस है, बिजनेस पैसा तो आ गया, चलो प्रॉफिट भी आ गया, स्टेक होल्डर्स वो भी तो मांगेंगे, हाँ जी विद रखो यहाँ। जी। फिर बस सिंपल एक शब्द में खत्म कर सकते थे। और टेंजिबल और इंटेंजिबल सबसे पहले कुछ अच्छा हाँ, हाँ उसमें वो जब किसी का पैसा बैंक में पड़ा हो, वो बहुत क्लेवरली पूछ रहा है इंटरव्यू वाला आपसे, बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बड़े तरीके से पूछ लिया। कोई भी मेरा पैसा बैंक में पड़ा है, मेरे हाथ में कहाँ है? फिर इंटरव्यू वाले ने आपसे पूछा भी अगर मेरी जेब में हो, वो तो टच कर सकते हैं हम, उस समय वो वो tangible tangible है। वो टेंजिबल हो गया। यही 10 लाख निकाल के मैं जेब में डाल दूं, पर्स में डाल दूं, बैग में, कुछ वो tangible। वो टेंजिबल हो गया। वहां पड़ा फाइनेंशियल एसेट है ना मेरा विषय। फिर आपको पता सब कुछ था। अब मशीनरी मशीनरी की तरफ ले गए, वो तो टेंजिबल एसेट कंपनी के होते हैं ना, वो तो, है ना, वो तो एसेट कंपनी के हैं जी। मशीनरी। आपने बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है? यस हाँ तू पूछो फिर। सर, वो थोड़ा इंटरव्यू की डेट्स को लेके पूछ रहे थे क्या? कि इसकी कब डेट है और कितना, मतलब इस हिसाब से। कंटिन्यू करना हूँ, हाँ जी बस। मैं जा सकता तो हूँ। आपका कोई क्वेश्चन और भी एक और सर, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बताओ थोड़ी असली, मतलब एग्जांपल के साथ कैसे काम क्या होता है नेट डिमांड। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ये होती है, हम डिपॉजिट है ना हमारा, सपोज पंजाब नेशनल बैंक में 100, मतलब डिफरेंट ब्रांचेज में डिफरेंट डिपॉजिट पड़ा है हमारा, उसमें आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार हमारा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेंगे। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, एक टाइम डिपॉजिट होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट होता है जब भी चाहो, जब जब पैसा निकाल दो। डिमांड डिपॉजिट हो गए, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग बैंक हो गया, ये जब वेन एवर द कस्टमर डिमांड्स मनी, बैंक विल हैव टू ओबलाइज इट, ये तो डिमांड हो गया। टाइम डिपॉजिट होता है किसी सर्टेन टाइम के लिए, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, ये हमारी टाइम डिपॉजिट है। लेकिन इसमें वो लाइबिलिटी, नेट डिमांड टाइम नेट लाइबिलिटी निकालने के लिए एक हमारा फार्मूला है, वो कभी बच्चों से नहीं पूछते आपका एंट्री लेवल है, वो तो बड़े बड़े बैंकर्स को नहीं आता, जिन्होंने उन सीटों, मतलब जो इंचार्ज होता है उसे आता होता है, जो एक लेवल पे बैठा है, सीनियर लेवल पे, उसे अपने हाथ से निकाला होता है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल ऑफिसर के ही दस्तखत होते हैं जब आरबीआई के पास रिटर्न जाता फिर इसमें सर बैंक दूसरे बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है। है। नहीं नहीं, जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है, जितना डिपॉजिट पड़ा है हमारे पास, आरबीआई की गाइडलाइन से एक फार्मूला है, उसे हम नेट डिमांड नेट लायबिलिटी निकाल देते हैं, चाहे वो टाइम डिपॉजिट है चाहे डिमांड डिपॉजिट है, ऐसे। आप उसमें डिटेल में ना पढ़े कभी इंटरव्यू में, ये तो अच्छे अच्छों को नहीं मालूम कि वो वर्कआउट होता है, हम वर्कआउट करते हैं। इसी से एक फॉर्मूला होता है। हाँ, हाँ जी। वो ना आप उस चक्कर में नहीं पड़ो। ये आपके कॉर्पोरेट हेड ऑफ कॉर्पोरेट लेवल पे ही वो करते हैं, ब्रांच लेवल पे या रीजनल लेवल पे नहीं होता ये। क्लियर? सर इसको ये बोल सकते हैं कि अमाउंट अवेलेबल टू गिव लोन्स। नहीं नहीं, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का मतलब ये होता है भी हमने डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट की नेट लायबिलिटी निकाल दी इन इंडिया, वो 100 रुपए आ गई, उस 100 रुपए पे चलता है सारा, कितना सीआरआर जमा कराएंगे, कितना एसएलआर जमा कराएंगे, तो उस बाद पे। में बचा फिर वो हाँ, लोन पे होगा। आप इस पे डिटेल पे जाए ना, अगर इंटरव्यू में भी हम बैठे हों, किसी की इंटरव्यू ले रहे हैं बैंक की, उसने हायर लेवल पे करना है, तो उसमें भी वो फंस जाता है, जिसने 20 साल नौकरी बैंक में की होती है। वो काफी मतलब टीडियस है, डिटेल्ड है वो। और सर, आपने टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट के बारे में पूछा, उसके बाद वो टेंजिबल जो छुआ जा सके, इंटेंजिबल जो मतलब हो तो मेरा एसेट, पर मैं उसे छू ना सकूं, ये था। इंटेंजिबल क्या? इंटेंजिबल एफडी कागज है, लेकिन पैसा नहीं ना अपने पास, पैसा कहाँ है, कहाँ पैसा है? प्रॉपर्टी उसमें टेंजिबल होगी सर। हाँ, वो तो पैसा हो गया। जो आगे क्वेश्चन है कि अगर मेरी जेब में हो तो टेंजिबल होगा, ठीक है। बैंक रेट को पीनल रेट क्यों बोलते हैं, उसमें पेनल्टी लगती है। कैसे? बैंक रेट को पीनल रेट क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? नहीं, पेनल्टी नहीं बोलते, कहाँ बोलते हैं? सर एक बेसिकली गौरव सर ने बताया था कि जो बैंक रेट होता है वो एक तरह से पीनल रेट में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज वो जो वो 6.75 होता है, और एक फ्लोर और सीलिंग का सर ने डिस्क्राइब किया था, एक एसडीएफ होता है और एक बैंक रेट होता है। वो मैं सारा आपको, गौरव भी, गौरव वो, गौरव, हाँ जी, ये उन्हीं का अपना regular- दोस्त है वो हाँ जी। वो जो
आरबीआई को ना आप बैंक रेट को बैंक रेट ही रखें। जितनी ज्यादा आप कंफ्यूजन में जाएंगे ना, वो प्रोफेशनल तो डील कर सकता है, आपसे नहीं। आप सिंपल कहें बैंक रेट जो है, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वेरी सिंपल। विदाउट कोलेट्रल है वो, और रेपो रेट विद कोलेट्रल है, बस ये फर्क है। कैसे? बैंक रेट और रेपो रेट विदाउट कोलेट्रल है। पहले बैंक रेट पे आ जाए, ये सारी टर्में डिफरेंट है। बैंक रेट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट में ये एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। बैंक रेट जिस रेट पे बोरो कर, अब उसके अगेंस्ट बैंक क्या, एक तो बिल रीडिस्काउंटिंग है, उसके अगेंस्ट मिलते हैं। जो बिल रीडिस्काउंटिंग होती है उसके अगेंस्ट मतलब वो लोन मिल जाता है आपको। वो उसके मतलब किसके अगेंस्ट मिलता है, वो तब है अगर वो इस तरह पूछें भी किसके अगेंस्ट मिलता है, ठीक है ना। मतलब सिंपल ही रखें, आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे फिर वो आगे पूछना शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहता अभी कहीं फंस जाए। लास्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन था कि ब्लाइंड पर्सन का अकाउंट ओपन किया जा सकता है कि नहीं, किसका? ब्लाइंड पर्सन का। बिल्कुल पूछ सकते, मेक इट ए पॉइंट, ब्लाइंड पर्सन को अकाउंट भी खोल देंगे। आरबीआई की 2008 की इंस्ट्रक्शन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2008 की, उसके अनुसार सब अकाउंट खोलेंगे, सब फैसिलिटी देंगे। हम उन्हें ट्रीट करेंगे एज गुड एज अदर पर्सन। ही इज रिस्पेक्टेबल, उतना ही रिस्पेक्टेबल है जितने दूसरे हमारे कस्टमर्स हैं। उसे एटीएम भी देंगे, लोन भी देंगे इफ ही इज कैपेसिटी टू बी पे। तो किसके अकाउंट नहीं खोले जा सकते बिल्कुल भी? कैसे? अगर मतलब किसी ऐसे इंसान का पूछा कि क्या इसका अकाउंट खुल सकता है, तो ऐसे कौन लोग हैं जिनके कभी अकाउंट? जैसे ल्यूनेटिक है, पागल है, उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे। इंसॉल्वेंट है, उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे। बस ऐसे दो एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको उस लेवल की बैंकिंग नहीं बताना चाहता जिसमें आप टिप्सर पड़ जाए। किसी का अगर किसी टेररिस्ट के साथ कोई है या उसके साथ कोई लिंक रहा है पहले या कुछ और है तो उनका भी अकाउंट, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं, क्रिमिनल का तो फिर भी एक्चुअल आप ना तो ही बोल रहे हैं, वो उसका और चक्कर है। अगर वो उसका ना, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे बैंक एक पब्लिक प्लेस है, किसी को अकाउंट खोलने से मना कर दे, ये अपने आप में बड़ी खतरनाक बात है। तो आप सिंपल कहें इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित, और दूसरा। थैंक यू वेरी मच।